हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं श्रवण सर आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। मैं अभी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर को आगे बढ़ा रहा हूं, उसी के तहत ये है। हालांकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सब पर विद डेफिनेशन एग्जाम्पल में एक एक वीडियो डालूंगा, लेकिन ये पहले मुझे महत्वपूर्ण इसलिए लगा कि ये क्लास 10 के सिलेबस में है पहला, तो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं या होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट्स है क्या? मैंने वर्ब्स बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वर्ब का थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना समझा जाता है, means an action word or a word which shows action is said to be verb। ठीक है, ये क्लियर है कि किसी कार्य का होना या करना, ठीक है, जिस शब्द से प्रतीत होता है उसको हम सीधे सीधे वर्ब कहेंगे। अब है कि वर्ब का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कई तरह से हुआ है, तो उसके पर्पस के अनुसार, उसके यूसेस के अनुसार, तो उनमें से एक यहाँ पे नॉन फाइनाइट्स है। तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट्स में आए, तो उससे तुरंत पहले एक वर्ब और जानने की ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आसानी से नॉन फाइनाइट, उसके वजह से आसानी से नॉन फाइनाइट आप समझ पाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड नॉन फाइनाइट्स वेल इफ यू नो द फाइनाइट। नाउ व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, वन एग्जांपल विद डेफिनेशन, और डेफिनेशन विद एग्जांपल यू कैन से द वर्ब्स which are influenced, मैंने शॉर्ट में लिखा है ऐसे कॉमा डाल के, the verbs influenced by their subjects are called finite verb। ठीक है, कि the verbs influenced by their subject, कि ऐसे verb जो उसके subject से प्रभावित होता है। For example, she writes a letter, आप यहाँ पे देख लो कि she writes a letter। ठीक है, अब सी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दिख रहा है आपको, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मैंने राइट को राइट्स बनाया। वर्ब को जब सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, और जब नाउन को सिंगुलर बनाना होता है, प्लूरल बनाना होता है, तो हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ वर्ब को मैंने सिंगुलर बनाया, और सिंगुलर बनाने के लिए मैंने एस लगाया इसमें। तो ये क्यों सिंगुलर बनाया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ये वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल लगाना पड़ा आर। दे इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, ये आप भी जान रहे हो। दे was playing cricket नहीं होगा, they has played cricket नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब लगाना पड़ रहा है, यानी ये वर्ब इससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। ठीक है, तो सीधे उसको हम क्या जानेंगे? फाइनाइट वर्ब। अब जब फाइनाइट समझ में आ गई तो नॉन फाइनाइट आसानी से समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज अपोजिट, क्योंकि ये जस्ट उसके विपरीत है कि the verbs which are not influenced by their subjects, ऐसे verbs जो उसके subject से प्रभावित नहीं होता है, उसको हम सीधे सीधे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लो तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे है दे हैव टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हम दे को कुछ भी कर रहे हैं, सी, तो यहाँ पे हैज टू एक्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आई हैव टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो आई भी कर देते हैं, सी भी कर देते हैं, वी भी कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है टू एक्सेप्ट। तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मींस नॉन फाइनाइट्स हैव बीन क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंफिनिटी, second is gerund, and third is participles। ठीक है,
नॉन फाइनाइट्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जेरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक है, अब है क्या कि तीनों को देखेंगे हम लोग एक एक करके। फर्स्ट कम टू द इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स हैव बीन क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज। इन्फिनिटिव्स को भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया, एक फुल इन्फिनिटिव्स और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव्स। बहुत सिंपल है, अभी ही याद हो जाएगा आपको। फुल और बेयर में क्या अंतर है कि ऐसे वर्ब, मतलब नॉन फाइनाइट होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ नॉन फाइनाइट, याद रखना है कि ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब जिसके साथ टू लगा हुआ होता है उसको हम सीधे सीधे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ब्रैकेट में डाल दिया है, विद वर्ब विद टू। ऐसे वर्ब टू के साथ जो प्रयोग में सेंटेंस में आता है उसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव्स, और ऐसे वर्ब जो विदाउट टू सेंटेंस में आता है, मतलब बिना टू के सेंटेंस में जब प्रयोग में आता है उसको हम सीधे क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनिटिव्स। एग्जांपल ये हमने दे रखा है, आई हैव टू गो देयर। तो यहाँ देख लीजिए गो के पहले टू लगा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुल इन्फिनिटिव। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिखा, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो ये लाफ जो है आपका, इसके आगे टू नहीं लगता है, ही मेड मी लाफ, ठीक है, तो ये विदाउट टू प्रयोग में आया है, तो ये क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। चलते हैं जेरंड पे। जेरंड क्या है, जेरंड भी V1 प्लस ING वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन उसका प्रयोग वर्ब के रूप में ना होकर नाउन के रूप में यहाँ पे हुआ है। जैसे देख लीजिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये वॉकिंग जेरंड हो गया और ये सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूसेस में आएंगे, भी बहुत कुछ करना है, ये इनिशियल्स है क्योंकि मैं जो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप याद रखो कि शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसी उम्मीद में ये काम कर रहा हूँ ताकि आप लोग के साथ लाइव तो आप मैक्सिमम बेनिफिटेड हो पाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप लोगों का नहीं आ पाता हूँ, तो आपको कितना बेनिफिट दे पा रहा हूँ मैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और वीडियोज़ जो आपको अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पार्टिसिपल्स में आते हैं। तो पार्टिसिपल्स को भी 2 भागों में बांटा गया है। पार्टिसिपल्स हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल। सिंपली पार्टिसिपल को हम ध्यान में एक चीज़ रखेंगे दिमाग में, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल हम थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट में रखें, आगे मैं डिटेल में करूँगा, तो मैं सारा यूसेस और उसको पहचानने, आइडेंटिफाई करने के तरीके डिटेल में बताऊँगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखिए हमें एग्जाम्पल देके बताया है कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। एक सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरी सेंटेंस नहीं लिखा, अगर मैं उसको कर दूँ आगे कि डोंट बोर्ड ऑन द रनिंग ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है उसके पहले रनिंग शब्द का प्रयोग किया है। देखिए ये ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि कभी इसका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, कभी सब्जेक्ट के रूप में होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ये जैसे जेरंड के साथ बात है, ठीक है, तो हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे उसका कहाँ किस रूप में प्रयोग में आता है, लेकिन अभी सीधे सीधे जान लें कि जैसे यहाँ पे देखिए रनिंग ट्रेन, तो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आ रहा है। दूसरा है डोंट सीट ऑन द ब्रोकन चेयर, मैंने शॉर्ट में ब्रोकन चेयर केवल इसको जानने के लिए बताया है। तो चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आज हमने ये नॉन फाइनाइट्स देखा, उसके काइंड्स देखे विद एग्जाम्पल। आप एक बार रिवीजन करोगे, रेफरेंस बुक देख लोगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई करूँगा। आज इतना ही, गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।